मित्रों नमस्कार। मित्रों, सनातन ज्ञान के इस चैनल सनातन सिंप्लीफाइड पर आप सभी का मैं अनादि दुबे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपको सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मैं आज दिनांक 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर एक नई श्रृंखला, एक नई सनातन ज्ञान की श्रृंखला जो कि आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति पर आधारित है, वही आचार्य जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। तो इस चाणक्य नीति के पे आधारित एक संपूर्ण श्रृंखला लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। आज उसका पहला एपिसोड आपके सामने रख रहा हूं। तो मित्रों, हम इसमें ऐसा करेंगे कि पहले आपको एक कहानी सुनाएंगे और फिर आचार्य चाणक्य के एक सूत्र या एक श्लोक को उससे संबद्ध करेंगे, जिससे कि आपको संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो और आज के आधुनिक काल में जो जिन संघर्षों का हमें सामना इस वजह से करना पड़ जाता है कि हम पहले ही सतर्क नहीं हो पाते, तो हमें वो चीज़ पहले से ही पता चल जाए। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि ज्ञान का ऐसा कोई आयाम नहीं है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकाशित न किया हो। चाहे वह आध्यात्म हो, चाहे वह योग हो, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह गणित हो, चाहे वह खगोल शास्त्र हो, ज्योतिष हो, हर आयाम को हमारे ऋषि मुनियों ने, हर आयाम पर हमारे ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन किया है, चिंतन किया है, शोध किया है और संपूर्ण विश्व को इस ज्ञान से प्रकाशित किया है। अब ये अलग बात है कि उन्हीं दुनिया ने, उसी जगत ने, उसी संसार वालों ने, जिन लोगों ने हमारे इस ज्ञान से फ़ायदा उठाया, उन्होंने ही हमें तीसरी दुनिया कहना शुरू कर दिया, जो कि अंधकार का प्रतीक है। और इसमें कहीं न कहीं हमारी भी कमी अवश्य रही होगी। तो मित्रों, आचार्य चाणक्य का अगर हम संक्षिप्त परिचय देना चाहें, वैसे आप बहुत सारे लोगों को उनके बारे में ज्ञात ही होगा, परंतु जिनको नहीं पता है तो मैं 2 लाइन का समय ज़्यादा न नष्ट करते हुए बस 2 लाइन का परिचय देना चाहूँगा कि आचार्य चाणक्य जो है, आज से लगभग 2300 साल पहले थे। 375 ईसा पूर्व उनका जन्म बताया जाता है। तो तकरीबन 350 ईसा पूर्व जो उनका प्रादुर्भाव था, वो तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में है, तक्षशिला एक विश्वविद्यालय उस ज़माने में हुआ करता था, जहाँ से देश विदेश से शिक्षार्थी आकर अध्ययन करते थे। वहाँ के वो एक प्रतिष्ठित आचार्य थे और उन्होंने ग्रीक्स के जो संभावित हमले थे उनको पहले से ही सूंघ लिया था। उनकी अनुभवी आँखों ने पहले से ही उन हमलों को देख लिया था और इसी बात को संज्ञान लेकर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। उनको लगा कि अगर भारत इसी तरीके से जनपदों में, महाजनपदों में, प्रांतों में बटा रहेगा तो वो आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। इसी श्रृंखला में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, हर राजा रजवाड़े के पास गए, हाथ पैर जोड़े, हर तरीके से उनको मनाया और सबको इकट्ठा करके उन्होंने भारत को एक कर दिया और अपने शिष्य, जो एक साधारण परिवार का बच्चा था, उसको सम्राट बनाया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। तो उसके नेतृत्व में भारत को इतना शक्तिशाली बना दिया कि
सिकंदर की हिम्मत ही नहीं हुई भारत के ऊपर आक्रमण करने की। तो मित्रों, आचार्य चाणक्य एक सन्यासी थे, एक कर्मयोगी थे, परंतु उनका यह मानना था कि राष्ट्र सर्वप्रथम है, क्योंकि वो ये मानते थे कि हम किसी फील्ड में स्वतंत्रता पूर्वक अगर कार्य करना चाहते हैं, चाहे भले ही कोई सन्यासी तपस्या ही करना चाहता है, चाहे कोई कुछ भी करना चाहता है, उसके लिए हमें एक सशक्त राष्ट्र की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम स्वतंत्रता का अनुभव करके कोई भी कार्य संपादित कर सकें। तो मित्रों, हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। 5,000 10,000 साल पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों की चाल माप दी थी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का एग्जैक्ट पता लगा दिया था, उनको इस तरीके से चार्ट बनाकर दिखा दिया था कि आज भी पंडित जी वो पत्रा देख के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बता देते हैं। जबकि 350 साल पहले ही इटली के एक महान खगोल शास्त्री गैलीलियो को इस बात के लिए फांसी दे दी गई कि उसने एक सही बात बता दी थी और ये बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो सोचिए कि कैसा था हमारा इतिहास, कितने उन्नत थे हम लोग। और हमने जब अपने ज्ञान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने उससे अपने आप को असंबद्ध कर दिया, चाहे किसी कारण से भी। कारणों में जाएंगे तो बहुत समय व्यतीत होगा। तो उसके बाद आक्रांताओं ने हमें 1000 साल तक गुलाम बना के रखा। तो मित्रों, ये जो श्रृंखला मैं शुरू कर रहा हूँ, इसका मैंने नाम चाणक्य ज्ञान गंगा रखा है। तो इसका पहला जो अंक है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हम पहले एक कहानी सुनाएंगे आपको, और उसके उपरांत उस कहानी को एक श्लोक से संबद्ध करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले मैं कहानी को शुरू करता हूं, और ये जो कहानी होगी मित्रों, वो ऐसी होगी कि वो काल्पनिक भी हो सकती है और सही घटना पर आधारित भी हो सकती है। तो आप लोग भी कोई कहानी भेज सकते हैं, तो मैं उसे किसी चाणक्य नीति के सूत्र से, चाणक्य नीति के श्लोक से संबद्ध करके सुनाऊंगा, और आप लोगों का नाम भी बता दूंगा कि किसने कहानी भेजी है। तो मित्रों, एक कहानी है जो इस तरह है। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से जाना जाता है, या काशी जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है, यह कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। वहाँ पे एक हलवाई रहते थे, उनका नाम था बनवारी लाल हलवाई। बहुत अच्छी दुकान थी उनकी, गुदौलिया चौराहे पे, विश्वनाथ गली से थोड़ी ही दूर पे बहुत अच्छी दुकान थी। श्रद्धालु जाते समय वहाँ से प्रसाद भी खरीदते थे, और वैसे भी जो मिठाइयों के शौकीन लोग हैं, बनारस वाले तो वैसे भी मिठाई के शौकीन हैं, और बनारस तो दर्शनार्थियों से पटा रहता है। तो जो भी दर्शनार्थी आता वहाँ से मिठाई और जलपान किए बगैर जा नहीं पाता था। ईश्वर की कृपा थी, बनवारी लाल जी के यहाँ लक्ष्मी जी का निवास था। अच्छा खासा मकान, मकान के सामने हरियाली, लान, 2-2 गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ थे। बहुत अच्छी व्यवस्था, हर कमरे वातानुकूलित, सब प्रकार की सुविधा संपन्न। लेकिन जो उनकी दुकान थी, उन्होंने परंपरागत तरीके से ही सजा रखा था, और काफ़ी अच्छा उनका नाम था। उनका धर्मपत्नी भी बहुत ही धार्मिक थी, तो दोनों लोग बड़े सुख से रह रहे थे। और समय के साथ उनका एक पुत्र रत्न उनके घर पर जन्म लेता है, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब होता है। 10-12 साल के बाद उनका पुत्र उनके घर में जन्म लेता है। उनको बड़ा लालन पालन से उसका पालन पोषण करते हैं बनवारी लाल जी। और पुत्र बड़ा होता है, वो 12वीं कक्षा
की शिक्षा प्राप्त करके अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाता है, वो एक औसत दर्जे का विद्यार्थी है। परंतु बनवारी लाल जी को तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं कि वो तेज है कि कमज़ोर है। उनको तो जो उनका सपना था उसके बचपन से ही कि अब बड़ा होके इसको ही मैं सारा अपना बिजनेस, जो ये मेरा व्यापार है, वो सौंप देने वाला हूँ। लेकिन जब वो उनका बेटा मयंक बड़ा होता है तो उसे वो कहते हैं कि बेटा अब तुम 12वीं कक्षा पास हो गए, अब तुम ये मेरा बिज़नेस संभाल लो, क्योंकि अपना काम है तो तुम्हें और कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो बेटा उनको सलाह देता है कि पिताजी अभी इतना जल्दी क्या है कि मुझे स्नातक की पढ़ाई कर लेने दीजिए, तो मैं ज़रूर आपकी बात पे विचार करूँगा। लेकिन मन ही मन जो उनका बेटा मयंक है, वो उसके ख्वाब ख्यालों में कुछ और चीज़ आती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि पिताजी का काम ठीक तो है, पैसे तो बहुत अच्छे खासे आ जाते हैं, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं है, और मैं कुछ और काम करूँगा। मैं इसके लिए, मिठाई बनाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, और इसमें शानो शौकत भी नहीं है उतनी ज़्यादा। जो भी आता है पिताजी के पास धड़धड़ाते हुए पहुँच जाता है, बात करने लगता है। ग्राहक आते हैं, कुछ कह भी देते हैं, कभी कोई कह देता है, तो उसको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो जब शहर में डीएम साहब की गाड़ी को गुजरते हुए देखता है काफ़िले के साथ, जिसमें पीछे एक पुलिस की वैन, आगे सायरन बजाती हुई उनकी गाड़ी, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। उसे लगता है कि पहले तो मैं आईएएस अधिकारी बन के डीएम बन जाऊंगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ते बढ़ते फिर आगे जाके मैं चुनाव ही लड़ूंगा, नेता बन जाऊंगा। उस तरीके से उसके सपने बहुत दूसरी दिशा में जा रहे थे। तो जब वो स्नातक भी पास हो गया तो फिर एक बार बनवारी लाल जी ने मयंक से कहा कि बेटा अब तो तुम स्नातक भी पास कर चुके हो, तो अब आओ दुकान अपनी संभालो। देखो मेरी भी उम्र हो गई है, और अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए, पूजा पाठ के लिए समय निकालूँ। तुम दुकान पे रहोगे तो 2-4 घंटा मैं घर पे रहूँगा, और धीरे धीरे जब तुम सीख जाओगे तो तुम फुल टाइम दुकान पे बैठने लगना। तो अब बेटे मयंक ने उनसे साफ साफ बता दिया कि पिताजी ये सब काम मुझे पसंद नहीं है। पिताजी ने बहुत समझाया कि बेटा आखिर में अंतिम में मनुष्य को पैसे से ही मतलब है, तुम कोई भी काम करोगे पैसे के लिए ही करोगे, ये तुम्हारा जमा जमाया काम है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई है भी नहीं। तो बताओ, अब तुम ही ऐसी बात कह रहे हो कि तुम्हें ये काम नहीं करना, तो मैं क्या करूं। तो इस तरीके से उन्होंने, बनवारी लाल जी ने मयंक को समझाना चाहा, पर वो समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस प्रकार समय बीतता गया और मयंक जिद करके दिल्ली आईएएस की तैयारी करने चला गया। कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर ली, वहीं पे रहना शुरू कर दिया, और पिताजी को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया, यानी कि बनवारी लाल जी को अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि बेटे मयंक का काम ये मेरे हलवाई वाली दुकान में बिल्कुल नहीं है, वो से ये काम जच नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा कि फिर फ़ायदा क्या है। फिर उन्होंने अपना पूरा ब्रांड ही, जो बनवारी लाल हलवाई के नाम से था, वो किसी और को बेच दिया। उन्होंने सोचा कि अब इसको रख के ही क्या करेंगे। उससे पहले भी लेकिन उन्होंने मयंक को एक बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने पूरा बनवारी लाल हलवाई, पूरा का पूरा ये ब्रांड ही दूसरे को बेच दिया। मतलब अब उनका नाम और दूसरा कोई वहाँ पे चलाने लगा। समय गुजरता गया और इधर मयंक तैयारी में लगा रहा, लेकिन बार बार असफलता मिली। एक आध बार वो प्रारंभिक एग्ज़ाम में वो सफल हुआ, लेकिन कभी इंटरव्यू, फिर कभी प्रारंभिक एग्ज़ाम में सफल हुआ तो मेंस में छंट गया, एक बार मेंस तक पहुंचा तो इंटरव्यू में छंट गया। तो इस तरीके से वो आईएएस बनने का उसका सपना धीरे धीरे टूटने सा लगा। उम्र भी हो गई थी, तो उसने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो अब क्या करें। इसी उधेड़-बुन में वो लगा हुआ था। तब तक बनवारी लाल जी की भी मृत्यु हो गई, और पत्नी 2 साल पहले ही उनकी गुजर चुकी थी। तो इस तरह से मयंक के माता पिता दोनों 2 साल के अंदर ही गुजर गए। अब मयंक तो पूरी तरह से अकेला हो गया, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। अच्छे खासे पैसे जोड़ के रखे हुए थे, 5-7 करोड़ रुपए बैंक में थे, घर मकान पहले से ही था। तो उसने सोचा कि अब भाई हमें और कुछ तो आता नहीं है, छोटी नौकरी तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं तो पिताजी के बिजनेस को ही आगे बढ़ाता हूँ। अंतोगत्वा, जैसे पुनि उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आयो,
एक है ना, मुझे पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जहाज़ से जब पंछी बीच समुंदर में जहाज़ जब चलता है और कोई पक्षी उस पर फंस जाता है तो जहाज़ से वो उड़ के जाना चाहता है, घूम फिर के फिर जहाज़ पे ही आ जाता है। तो उसका वही हाल हुआ कि सारे काम करके फिर वो वापस आ गया वही धंधा करने के लिए। अब उसने धंधा करने के लिए दुकान तो पहले ही ब्रांड किसी और ने खरीद लिया था, दुकान उसके पास थी नहीं, ब्रांड था नहीं। अब उसने पूरा शोरूम नए तरीके से बनाया, उसमें खूब बढ़िया सोचा कि बड़े लेवल पे काम करूंगा। पिताजी को तो ज़्यादा आइडिया था नहीं, हमें तो बहुत आइडिया है, हमको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ। तो पिताजी का तरीका तो गलत था, तो नए तरीके से स्टाफ हायर किया, अच्छे अच्छे मिठाई बनाने वाले लोगों को हायर किया, पूरा बढ़िया डेकोरेटिव करके 2-3 करोड़ लगा के रेस्टोरेंट बन गया बढ़िया। लेकिन रेस्टोरेंट तो बन गया, लेकिन ब्रांड कहाँ था, वो नाम कहाँ था, बनवारी लाल हलवाई का नाम ही नहीं था। तो नतीजा वो भी काम नहीं चला और फिर हालात ऐसे हो गए कि वो बेचारा हाशिए पे चला गया, खाने खाने को मोहताज होने लगा। तो ऐसे लोगों के लिए आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक कहा हुआ है जो मैं आपको लिए पढ़ता हूँ। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, यो ध्रुवाणि परित्यज्य ह्य ध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य पश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव तत्। अर्थात जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। तो निश्चित का मतलब हो गया मित्रों जो अपने पास वस्तु है, जो अपने पास वस्तु है उसको छोड़कर जो अपने पास नहीं है उसके लिए परेशान होने लगता है, उसके लिए उसलिए उसकी कामना बढ़ जाती है। उसका जो अपने पास वाला है वो तो चला ही जाता है और जो उसके पास नहीं है वो भी उसे नहीं मिलता। ये बात आचार्य चाणक्य ने लिखी हुई है। तो जो मैंने आपसे कहानी सुनाई है उस कहानी से इस श्लोक को पूरी तरह से संबद्ध कर सकते हैं और आप देख सकते हैं क्या शिक्षा ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो पहले उसको कंसोलिडेट करना है, हमें उसी को आगे बढ़ाने का सोचना है, हमें नई चीज़ की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि नई चीज़ की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें ए से लेके जेड तक सब कुछ सीखना पड़ेगा और इस क्रम में ये संभव है कि जो हमारा पुराना थाती है, जो हमारा पुराना इतना सारा किया कराया है वो सब बेकार हो जाए। तो मित्रों आज की कहानी आपको कैसी लगी और ये कंसेप्ट मेरा आपको कैसा लगा इससे मुझे अवगत कराइएगा कमेंट में। बहुत जल्दी ही मैं एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। इस चाणक्य ज्ञान गंगा के अलावा भी हमारा गीता ज्ञान और ज्योतिष का कार्यक्रम यथावत ही चलता रहेगा। तो हम नई नई चीज़ें इसमें शामिल करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि सनातन के पुराने खोए हुए गौरव को वापस लोगों को बताना, उनका प्रचार प्रसार करना और साथ में ज्ञान अर्जित कर अपने जीवन को उत्तम बनाना। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।